तो यार इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं एस्केप स्पीड के बारे में। एस्केप स्पीड बोला जाए या फिर एस्केप वेलोसिटी बोला जाए, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है। देखिए, हम ये पढ़ चुके हैं कि जब भी हम किसी भी बॉडी को वर्टिकली प्रोजेक्ट करते हैं, ओके, कि जब भी हम किसी भी बॉडी को क्या करते हैं, वर्टिकली अपवर्ड्स प्रोजेक्ट करते हैं, तो किसी भी सर्टेन स्पीड से, तो जो उसका मोशन है, जो बॉडी का मोशन है, उसको अपोज किया जाता है। और अपोज कौन करता है बॉडी के मोशन को? आंसर इज ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ। ठीक है। कि जब भी आप किसी भी बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट करते हो अर्थ की सरफेस से, तो उस किसी भी सर्टेन स्पीड से आप कर सकते हो। ठीक है, मतलब किसी सर्टेन स्पीड से जब हम प्रोजेक्ट करते हैं वर्टिकली अपवर्ड, तो उसका जो मोशन है, मतलब जो बॉडी का मोशन है, उसका उसको अपोज किया जाता है किससे? ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ से, प्लस अर्थ का जो रेजिस्टेंस ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। ठीक है, प्लस रेजिस्टेंस ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। ओके, ये चीज इसको अपोज करती है, जिसकी वजह से बॉडी किसी सर्टेन हाइट तक राइज करती है। ओके, देन व्हाट आई एम सेइंग इज, जिसकी वजह से बॉडी किसी सर्टेन हाइट तक राइज करती है, और सर्टेन हाइट तक राइज करने के बाद ये बॉडी वापस से अर्थ पे, वापस से क्या हो जाती है, फॉल बैक कर जाती है, किस पर? अर्थ पे। ओके। तो होपफुल इतनी बात आपको समझ आई होगी कि जब भी हम किसी, और ये आपको पता भी होगा वैसे, कि जब भी हम किसी भी बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड अर्थ की सरफेस से प्रोजेक्ट करते हैं, फेंकते हैं किसी भी सर्टेन स्पीड से, तो उसका जो मोशन है वो अपोज होता है, उसके मोशन को अपोज करता है कौन? ग्रेविटेशनल पुल और जो रेजिस्टेंस ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर, जिसकी वजह से बॉडी किसी सर्टेन हाइट तक राइज होती है और वापस से अर्थ पर गिर जाती है। अब व्हाट इफ फर्ज करो क्या हो कि आप, अगर यहाँ पर आप क्या करो, अगर आप यहाँ पर स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन को, अगर आप यहाँ पर स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन को बढ़ा दो। व्हाट आई एम सेइंग इज, फर्ज करो आपने स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन को इंक्रीज कर दिया। तो स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन इंक्रीज करने से क्या होगा? देखिए, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन लेट से आपने इंक्रीज करी, तो स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन इंक्रीज करने से क्या होगा कि जो बॉडी है वो ज्यादा हाइट अटेन करेगी। स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन इंक्रीज करने से क्या होगा कि जितनी ज्यादा स्पीड से आप फेंकोगे, बॉडी उतनी ज्यादा हाइट अटेन करेगी गिरने से पहले। ठीक है। सेम ऐसी और स्पीड आप बढ़ाओगे तो और ज्यादा हाइट अटेन करेगी। तो कहने का मतलब क्या है कि जैसे जैसे आप स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन बढ़ाते जाओगे, वैसे ही बॉडी जो है ग्रेटर हाइट अटेन करती जाएगी बिफोर फॉलिंग बैक टू द अर्थ। तो फाइनली एक ऐसी स्टेज आएगी जहां पर बॉडी की स्पीड इतनी लार्ज होगी, कि बॉडी की स्पीड इतनी लार्ज होगी कि वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को, दोबारा सुन लीजिए इस बात को, कि फाइनली स्पीड बढ़ाते 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 एक ऐसी स्टेज आएगी कि जहां पर स्पीड इतनी ज्यादा लार्ज हो जाएगी कि वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को क्या कर जाएगी बॉडी यार? क्रॉस कर जाएगी। और कभी भी खुद से अर्थ पर वापस, ग्रेविटेशनल फील्ड को क्या कर जाएगी? क्रॉस कर जाएगी। और कभी भी अर्थ की क्या बोलते हैं, अर्थ की सरफेस पर वापस कभी खुद से नहीं आएगी। मैंने क्या बोला? आप स्पीड बढ़ाते जाओ तो एक स्टेज आएगी जहां पर स्पीड इतनी ज्यादा हो जाएगी कि वो बॉडी अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस कर जाए, और अर्थ की सरफेस पर मतलब अर्थ पर कभी नहीं आएगी। तो यार ये, इस प्रोसेस को अपन एक नाम देते हैं, और इस प्रोसेस को अपन क्या नाम देते हैं कि बॉडी एस्केप्ड हो गई, मतलब बॉडी निकल गई यहां से। किससे निकल गई? आंसर इज अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से निकल गई। तो बस जो मिनिमम स्पीड अपने को चाहिए होती है ना, इस स्टेज को अचीव करने के लिए, कि बॉडी अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस कर जाए, एस्केप कर जाए, उस मिनिमम स्पीड को हम क्या बोलते हैं? उस मिनिमम स्पीड को हम लोग बोलते हैं एस्केप स्पीड। बात समझ आई कि इट इज द मिनिमम स्पीड विद विच अ बॉडी मस्ट बी प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ और एनी अदर प्लैनेट। ठीक है, प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स सो दैट इट जस्ट क्रॉसेस द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ, जिससे वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस कर जाए, अर्थ हो या कोई भी प्लैनेट हो। ठीक है, एंड नेवर रिटर्न्स ऑफ इट्स ऑन। बात समझ आई होपफुली आपको यहाँ पे। नाउ लेट सपोज हमने यहाँ पे अर्थ कंसिडर की। ओके, इस अर्थ का जो मास है वो कैपिटल एम है।
ये इसका सेंटर है O, और A हमने एक पॉइंट माना अर्थ की सरफेस पे। ओके, तो कंसिडर अर्थ टू बी अ परफेक्ट स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस कैपिटल R। दिस इज द रेडियस ऑफ अर्थ विद सेंटर एट O। नाउ लेट अ बॉडी ऑफ मास m, माना कि एक बॉडी है जिसको हमें प्रोजेक्ट करना है, मतलब हमें उसको एस्केप कराना है। ठीक है, तो लेट अ बॉडी ऑफ मास m इज टू बी प्रोजेक्टेड फ्रॉम पॉइंट A ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। हमने माना कि हमें किसी बॉडी जिसका मास हमें स्मॉल m दिया हुआ है उसको हमें प्रोजेक्ट करना है A पॉइंट से। और ये ए पॉइंट कहां पर लाई कर रहा है भाई? ये ए पॉइंट लाई कर रहा है अर्थ की सरफेस पे। बात समझ आई आपको? ठीक है, अब जरा समझना ध्यान से आगे। देखिए, हम क्या मान के चलते हैं कि अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो इन्फिनिटी तक एक्सटेंड हो रखी है, अर्थ की हो या किसी प्लैनेट की हो। बाय डिफॉल्ट जब भी मैं अर्थ की बोलूंगा सेम चीज वो प्लैनेट के लिए भी अप्लाई होगी, कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड है अर्थ की या फिर प्लैनेट की वो एक्सटेंड है कहां तक? दैट इज अप टू इन्फिनिटी तक। तो एस्केप स्पीड जो है ना, अपेरेंटली वो स्पीड है जिससे कोई भी बॉडी अर्थ की सरफेस से प्रोजेक्ट करनी पड़ती है, ताकि ये कहां तक, मतलब ये कहां पर पहुंच जाए, सो दैट इट मे बी प्रोजेक्टेड टू एन इनफाइनाइट डिस्टेंस इनटू स्पेस। मैंने क्या बोला? दोबारा समझिए, कि जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड है या किसी भी प्लैनेट की ग्रेविटेशनल फील्ड है, वो इन्फिनिटी इन्फिनिटी तक मान के हम उसको चलते हैं कि भाई इसकी अर्थ है तो ये इन्फिनिटी तक इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड है। ठीक है, और आपको पता है ग्रेविटेशनल फील्ड मेनली क्या है? एक ऐसी फील्ड या एक ऐसा स्पेस किसी भी लाइक बॉडी के अराउंड जिस पे आप उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस कर सकते हो, उसको हम ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते हैं। ओके, तो इसीलिए एस्केप स्पीड जो है ना, अपेरेंटली वो स्पीड है जिससे कोई भी प्रोजेक्टाइल अर्थ की सरफेस से प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, मतलब कोई भी बॉडी प्रोजेक्ट करनी पड़ेगी अर्थ की सरफेस से, ताकि वो इनफाइनाइट डिस्टेंस तक पहुंच जाए, मतलब अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर हो जाए। बात समझ आई? ठीक है, ओके। नाउ समझिएगा ध्यान से यहाँ पे। तो मैंने लेट्स से पॉइंट पी माना, और एक बॉडी है ए पॉइंट पर जिसका मास m है, इसको हमें वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट करना है। ठीक है, और इसको एस्केप कराना है अर्थ की तरफ। तो हमने एक, अब समझिएगा ध्यान से, मान लेते हैं कि ये जो बॉडी है ये है पी पॉइंट पर आ गई, मतलब आपने इसको किसी स्पीड से फेंका तो बॉडी जो आ गई पी पॉइंट पर आ गई। ठीक है, अभी एस्केप की बात नहीं कर रहे। तो आपको पता है पी पॉइंट पर जब ये बॉडी आएगी तो इस पी पॉइंट पर, सिंस ये पॉइंट पी इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड में लाई कर रहा है, इसकी मतलब किसकी? अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में लाई कर रहा है, तो इस पॉइंट पी पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। बात समझ आई? पॉइंट पी पर क्या लगेगा? एक ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं क्या? दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, force of attraction on the body at P, on the body at point P। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको पता है भाई, न्यूटन सेकंड लॉ, सॉरी न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग G कैपिटल M स्मॉल m, और P पॉइंट तक की डिस्टेंस क्या मानी हमने? एक्स स्क्वायर। अब देखिए हो क्या रहा है, आप एक बात समझिए। लेट सपोज एक बंदा है, ओके, ये एक बंदा है A, और एक बंदा है यहाँ पे कोई बी। ये जो बी है ये रस्सी इन्होंने मान लीजिए स्ट्रिंग पकड़ी हुई है दोनों ने। एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल मान लीजिए, बी राइट में इसको खींच रहा है 4 न्यूटन की फोर्स से। अब ए को चाहिए, व्हाट आई एम सेइंग इज, ए को क्या चाहिए कि यार ये जो स्ट्रिंग है ये इसकी तरफ खींचे, मतलब बी की तरफ ना जाए। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि इस ए को इसके ऊपर मतलब कितना फोर्स मिनिमम लगाना पड़ेगा अपनी तरफ, मिनिमम कितना फोर्स? मैंने क्या क्वेश्चन पूछा कि बी 4 न्यूटन के फोर्स से इस स्ट्रिंग को अपनी तरफ खींच रहा है, तो इस ए को अपनी तरफ कितना फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि रस्सी उसकी तरफ ना जाए, मतलब बी की तरफ ना जाए? तो आंसर है इसका कम से कम इसको 4 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा, बिकॉज इन दैट केस नेट फोर्स पहुंच जाएगा 0। अब मेरा सवाल बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे कि यार इस बॉडी पर, इस पॉइंट पी पर एक अट्रैक्टिव फोर्स मार रही है अर्थ। अट्रैक्टिव मतलब इस बॉडी को अपनी तरफ बुलाना चाह रही है, लाइक इस तरफ बुला के एक अट्रैक्टिव फोर्स लगा रही है। ठीक है, मतलब अपनी तरफ बुला रही है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है।
तो मेरा आपसे सवाल ये है कि अगर इस बॉडी को मुझे और ऊपर प्रोजेक्ट करना है, मतलब एस्केप ही कराना है, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर पहुंचाना है, तो मुझे इसके ऊपर कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? थोड़ा सोचिए। व्हाट आई एम सेइंग इज, अर्थ इस एफ फोर्स से इस बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि इसको ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कराना है हमें, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में लेके जाना है बॉडी को, तो कम से कम कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? जी आंसर है, आपको कम से कम एफ फोर्स लगाना पड़ेगा इसको ले जाने के लिए। अब आपको ऊपर की तरफ ले जाना है, मान लेते हैं पी से क्यू पॉइंट पर ले जाना है अपवर्ड डायरेक्शन में, और लेट से कितनी डिस्टेंस है, dx डिस्टेंस है। तो भाई आपको लेके जाना है ऊपर की तरफ, ठीक है। और एक अर्थ है जो इसको कॉन्स्टेंटली अपनी तरफ पुल कर रही है, मतलब अपनी तरफ खींच रही है विद अ फोर्स एफ। तो आपको ऊपर की तरफ कम से कम एक फोर्स लगाना पड़ेगा एफ। बात समझ आई? ऊपर की तरफ क्या लगाना पड़ेगा? एक फोर्स लगाना पड़ेगा एफ। क्लियर हुआ? और वो फोर्स कम से कम किसकी इक्वल होना चाहिए? दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के। तो हमको इस फोर्स के ऑपोजिट लेके जाना है ना, और जब भी किसी चीज के अगेंस्ट लेके जाना पड़ता है तो हमें क्या करना पड़ता है? आंसर इज वर्क डन करना पड़ता है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? वर्क डन, ठीक है, इन टेकिंग द बॉडी, वर्क डन इन टेकिंग द बॉडी फ्रॉम पी टू क्यू, फ्रॉम पी टू क्यू। और ये किसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ रहा है आपको? आंसर इज अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो वर्क डन का फॉर्मूला भाई फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज एफ डी एक्स, ठीक है। तो फोर्स इज जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो ये हो गया वर्क डन। नाउ अब हमें निकालना है, देखिए तो छोटा सा वर्क डन हुआ पी से क्यू पे ले जाने के लिए। अब हमें इस बॉडी को एस्केप कराना है, मतलब अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से ही बाहर पहुंचा देना है। तो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर पहुंचाने का मतलब आपको इसे कितनी डिस्टेंस पर ले जाना है भाई? आपको इसको ले जाना है इनफाइनाइट डिस्टेंस पर। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? हेंस, तो ये तो छोटा सा वर्क डन है, सॉरी छोटी सी डिस्टेंस, तो छोटा सा वर्क डन दैट इज डी डब्ल्यू। ओके, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एफ डी एक्स। हेंस टोटल वर्क डन इन टेकिंग द बॉडी, हेंस टोटल वर्क डन इन taking the body, okay, against gravitational force of attraction, against gravitational force, against gravitational force। ओके अब आप ये वर्क डन कहां से कर रहे हो? एक्चुअल में देखा जाए तो आप अर्थ की सरफेस से कर रहे हो ना, दैट इज आर डिस्टेंस से कर रहे हो, ठीक है। हेंस टोटल वर्क डन इन टेकिंग द बॉडी अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। तो टोटल वर्क डन निकालना है W। इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ छोटा सा वर्क डन, भाई छोटे से को बड़ा बनाओगे। और अब समझिए ध्यान से, आप ये जो वर्क डन कर रहे हो ना, ये एक्चुअल में वर्क डन कहां से कर रहे हो यार? आप कर रहे हो अर्थ की सरफेस से। जी कैसे कर रहे हैं अर्थ की सरफेस से? देखो, जैसे ही आप अर्थ की सरफेस से हल्का सा ऊपर उठे, हल्का सा ऊपर उठे, मान लो यहाँ पहुंच गए, इस पर एक फोर्स लगने लगा बॉडी पे, अट्रैक्टिव फोर्स लगने लगा अर्थ का, तो और ऊपर लेके जाना है, तो वर्क डन करना पड़ा ना। तो इसका मतलब आप जो वर्क डन कर रहे हो वो कहां से कर रहे हो? अर्थ की सरफेस से। और कहां पहुंचाना है? इन्फिनिटी पे पहुंचाना है, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर पहुंचाना है। या ऐसे मान लो बॉडी को आपने आर से उठा के कहां पहुंचाना है? इन्फिनिटी पे, ठीक है। होपफुली बात समझ आई होगी। तो बस अब यहाँ पे हम इस डी डब्ल्यू की वैल्यू पुट करेंगे। तो W इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, सॉरी R टू इन्फिनिटी, R टू इन्फिनिटी G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर डॉट dx। तो भाई कांस्टेंट चीजें बाहर आ जाएंगी, ठीक है। कांस्टेंट चीजें बाहर आ गई तो अंदर क्या बचा? R टू इन्फिनिटी, ओके, और 1/x² डॉट dx। अब मेरा आपसे सवाल क्या है, मेरा आपसे क्वेश्चन है यार, बताओ 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होता है?
देखो इंटीग्रेशन के लिए एक फॉर्मूला होता है x की पावर n dx इज इक्वल्स टू x की पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1। मैंने एक वीडियो कवर की हुई है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आपको फॉर्मुलेज नहीं याद है तो प्लीज आप वहां से पहले फॉर्मुलेज याद कर लीजिए इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के। ओके, नाउ यहाँ पे दिया हुआ है 1/x², तो यार 1/x² डॉट dx, जिसका मतलब क्या हो गया, x की पावर -2 डॉट dx। फॉर्मूला ये है, मतलब पावर में 1 ऐड करो और उसी से डिवाइड कर दो। तो x की पावर -1 डिवाइडेड बाई -2 + 1, तो -1/x ही तो आया। तो इसका इंटीग्रेशन कितना हुआ, इसका इंटीग्रेशन हुआ -1/x, तो माइनस हमने बाहर लिखा, g कैपिटल M स्मॉल m, अंदर क्या बचा 1/x, और लिमिट्स हो गई r टू इंफिनिटी। तो भाई अब आपको यहाँ पे लिमिट्स पुट करनी है, और लिमिट पुट करने का तरीका क्या होता है, लिमिट पुट करने का तरीका होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट इज इंफिनिटी and lower limit is r, तो 1/infinity minus 1/r, that is w is equals to minus gmm। 1/infinity पता है आपको 0 होता है, तो -1/r, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो वर्क डन कितना आ गया +gmm/r। तो ये हुआ वर्क डन। अब मतलब इतना वर्क डन आपको टोटल करना पड़ेगा भाई अर्थ की सरफेस से इंफिनिटी तक बॉडी को पहुंचाने के लिए। अब ये जो वर्क डन है, ये जो आपने वर्क डन किया है W, ठीक है, दिस वर्क डन इज एट द कॉस्ट ऑफ, भाई ये जो आपने काम किया है किसकी बदौलत, किसकी कॉस्ट पे गया है, कॉस्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, this work done is at the cost of kinetic energy given to the body at the earth surface, given to the body at the earth। तो यार ये जो वर्क डन है, आपको पता है यार वर्क डन और काइनेटिक एनर्जी इंटरचेंजेबल टर्म्स है यहाँ पे, ठीक है। तो जो ये वर्क डन हुआ है ये किसकी कॉस्ट पे हुआ है, दिस वर्क डन इज एट द कॉस्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी गिवन टू द बॉडी एट द अर्थ सरफेस। और बॉडी की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है आपको पता ही है, जब भी कोई बॉडी मूव करती है दैट इज हाफ mv²। अब मान लेते हैं एस्केप वेलोसिटी से बॉडी मूव कर रही थी ऊपर की तरफ, दैट इज ve से मूव कर रही थी। ओके, तो बस ये काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगी, g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई r इज इक्वल्स टू हाफ mve², m से m कैंसिल आउट हो गया। तो यहां पर एस्केप वेलोसिटी, ठीक है, किसकी इक्वल आ गई, ve इज इक्वल्स टू √2gm/r। ओके, तो ये हुआ एस्केप वेलोसिटी का एक बेसिक फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला। दैट इज ve इज इक्वल्स टू √2gm/r। नाउ देयर इज दिस थिंग, हमने ये भी तो पढ़ा हुआ है, ओके, कि सिंस g इज इक्वल्स टू gm/r², ठीक है, पढ़ा हुआ है ना। तो यहां से gm की वैल्यू किसकी इक्वल आ गई, gm की वैल्यू आ गई भाई gr² की इक्वल। तो इसलिए हम एक और यहाँ पे फॉर्मूला लिख सकते हैं विच इज ve इज इक्वल्स टू √2gr² डिवाइडेड बाई r। तो r से r कैंसिल आउट हो गया, तो एस्केप वेलोसिटी की एक्सप्रेशन क्या निकल के आई, √2gr। ठीक है, होपफुली आपको समझ आई होगी। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द एस्केप वेलोसिटी। नाउ एस्केप वेलोसिटी से रिलेटेड कुछ खास बातें अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं, देखिए पहली बात क्या है, सुनने का ध्यान से, कि जो एस्केप स्पीड है दैट इज एस्केप वेलोसिटी है बॉडी की,
वो कभी भी डिपेंड नहीं करती, दैट एस्केप स्पीड ऑफ बॉडी डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द बॉडी। यू कैन सी इन द फॉर्मूला मास ऑफ बॉडी आ ही नहीं रहा, इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर भी डिपेंड नहीं करती। ठीक है, जो एस्केप स्पीड है बॉडी की वो किस पे डिपेंड करती है, सेकंड पॉइंट है, किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन द मास रेडियस ऑफ प्लैनेट, radius of the planet from the surface of which the body is to be projected। कि जिस प्लैनेट की सरफेस से आप बॉडी को प्रोजेक्ट कर रहे हो, उस प्लैनेट की उस प्लैनेट की रेडियस कितनी है, उस प्लैनेट का मास कितना है, इस पर डिपेंड करती है। तो इसीलिए हर एक प्लैनेट की डिफरेंट डिफरेंट स्किप स्पीड होती है। ओके, अर्थ की स्किप स्पीड होपफुली आपको पता ही होगी। अर्थ की जो स्किप स्पीड होती है वो होती है कितनी, आपकी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। बट ध्यान रखिएगा ये जो डेरिवेशन है ये इसमें हमने जो रेजिस्टेंस है बॉडी के, मतलब जो रेजिस्टेंस मिलता है बॉडी को अर्थ एटमॉस्फेयर से, ठीक है, उसको हमने नेग्लेक्ट करके चले यहाँ पे। तो एक्चुअल में जो एस्केप स्पीड होती है ना अर्थ की, एक्चुअल वैल्यू जो होती है वो स्लाइटली हायर होती है 11.2 से। वैसे कितनी होती है थ्योरेटिकली जो हम पढ़ते हैं, दैट इज 11, मतलब इस फॉर्मूले को कैलकुलेट करके जो आएगी वो आएगी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, इस फॉर्मूले को कैलकुलेट करके। बट यहाँ पर ये जो डेरिवेशन है, जो फॉर्मूला हम डराइव करते हैं, इसमें हम किसको नेग्लेक्ट करते हैं, वी हैव नेग्लेक्टेड द रेजिस्टेंस टू द बॉडी बाय द अर्थ एटमॉस्फेयर। कि जो अर्थ एटमॉस्फेयर बॉडी को रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है उसको हमने नेग्लेक्ट किया है यहाँ पे, तभी ये वैल्यू हमने निकाली, और तभी वैल्यू आती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ओके, तो एक्चुअल में इसीलिए स्लाइटली हायर होती है, इसी से थोड़ी ज्यादा वैल्यू होती है जो एक्चुअल वैल्यू होती है एस्केप स्पीड की। ओके, और अर्थ जो सन की एस्केप स्पीड होती है पता है कितनी होती है, दैट इज 618 किलोमीटर पर सेकेंड। द एस्केप स्पीड ऑफ सन इज 618 किलोमीटर पर सेकेंड। ओके, नाउ आपको जरा पॉइंट्स देख लेते हैं जरा। फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है यार, अ बॉडी कैन इजीली अटेन एस्केप स्पीड इफ इट इज प्रोजेक्टेड इन द डायरेक्शन द लॉन्च साइट इज मूविंग एज द प्लैनेट रोटेट्स अबाउट इट्स एक्सिस। मतलब जिस डायरेक्शन में प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है अपनी एक्सिस के अबाउट, उसी डायरेक्शन में अगर आप लॉन्च साइट को रखो तो बॉडी के चांसेस है कि वो एस्केप स्पीड को अटेन कर पाए। सेकेंड पॉइंट, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझिएगा ध्यान से। गिवन प्लैनेट विल हैव एटमॉस्फेयर, कोई भी गिवन प्लैनेट जो है, मतलब कोई भी प्लैनेट, उसका एटमॉस्फेयर तभी होगा अगर उसकी जो मॉलिक्यूल्स हैं प्लैनेट के, उनकी आरएमएस स्पीड दैट इज रूट मीन स्क्वायर स्पीड किससे छोटी है भाई, इज स्मॉलर देन द एस्केप स्पीड ऑफ दैट प्लैनेट। मतलब VRMS इज लेस देन द एस्केप स्पीड ऑफ दैट प्लैनेट। बात समझ आई, अगर उनके मॉलिक्यूल्स की रूट मीन स्क्वायर स्पीड जो है मॉलिक्यूल्स की वो छोटी है एस्केप स्पीड से, तभी उसका एटमॉस्फेयर होगा। और VRMS अपन कैसे लिखते हैं, आप ये जो आपका चैप्टर नंबर 11 या 13 है आप उसमें पढ़ेंगे। रूट मीन स्क्वायर का फॉर्मूला हो, रूट मीन स्क्वायर स्पीड का फॉर्मूला होता है √3RT/m। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इफ अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ प्लैनेट विद स्पीड v which is less than the escape speed ve, भाई अगर आप स्पीड v से फेंक रहे हो और वो स्पीड किससे कम है, ve से कम है, ठीक है, तो क्या है, इसका मतलब क्या हुआ, देन द बॉडी विल रीच अ सर्टेन हाइट। वही जैसा अभी मैंने बताया कि भाई ऊपर फेंकोगे तो बॉडी किसी हाइट को अटेन करेगी, मे आइदर मूव इन ऑर्बिट अराउंड द प्लैनेट और मे फॉल बैक टू द प्लैनेट। या तो वो प्लैनेट के आसपास जो ऑर्बिट है प्लैनेट का उसमें मूव कर सकती है, दैट इज ऑर्बिटल स्पीड से मूव कर सकती है, या फिर प्लैनेट पे वापस आ सकती है। नाउ लास्ट पॉइंट देखते हैं जरा, ये क्या कह रहा है इसको थोड़ा समझिएगा ध्यान से। If the speed of projection v of a body from the surface of planet is greater than the escape speed ve of that planet, कि अगर स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन ज्यादा है किससे, एस्केप स्पीड से, तो आपको पता है ना अगर स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन ज्यादा है एस्केप स्पीड से तो बॉडी आराम से निकल जाएगी उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड से, then the body will escape out from the gravitational field of planet and will move in interstellar space with the speed v dash। तो मतलब बॉडी ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल गई और स्पेस में मूव कर रही है v डैश से, जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कैसे, देखिए आपको पता है एनर्जी हर जगह कंजर्व रहती है, तो एनर्जी अर्थ की सरफेस पे इज इक्वल्स टू एनर्जी स्पेस में।
तो भाई अर्थ की सरफेस पे हम बात करें तो अर्थ की सरफेस पे बॉडी की एक होगी काइनेटिक एनर्जी विच विल बी हाफ एम वी स्क्वायर, ओके, विच विल बी हाफ एम वी स्क्वायर, प्लस अर्थ जो है बॉडी पर एक अट्रैक्टिव फोर्स भी मार रही होगी ना, और दो मासेस के फोर्स की वजह से जो वहां पर एनर्जी आती है दो मासेस के बीच, दैट एनर्जी इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो विच विल बी माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई आर इज इक्वल्स टू अब स्पेस में उसकी स्पीड कितनी है वी डैश, तो इट विल बी हाफ एम वी डैश का स्क्वायर प्लस स्पेस में तो कोई पोटेंशियल एनर्जी है नहीं, क्यों, क्योंकि वहां पे अर्थ का अट्रैक्टिव फोर्स काम ही नहीं करेगा, ठीक है। तो यहां से हम क्या करते हैं, हम ले लेते हैं दोनों साइड से m/2 कॉमन, तो जब हमने m/2 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा वी स्क्वायर माइनस 2g कैपिटल M डिवाइडेड बाई r इज इक्वल्स टू m v डैश स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो m/2 से यार m/2 कट गया, तो v डैश स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस, अब जरा ये टर्म थोड़ा ध्यान से देखिए, 2gm/r, व्हाट इज 2gm/r, अब ये भी निकाला है ना, ये देखिए 2gm/r किसके इक्वल हो जाएगा, आंसर इज वी ई स्क्वायर के, मैं लिख देता हूं, क्योंकि वी ई किसके इक्वल होता है, रूट 2gm/r के इक्वल होता है, तो v डैश का फॉर्मूला क्या आ गया, रूट वी स्क्वायर माइनस वी ई स्क्वायर, ओके। तो ये थी वीडियो जिसमें हमने कवर किया स्किप स्पीड या फिर स्किप वेलोसिटी के बारे में, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।